ये जो प्राकृतिक समस्याओं के कारण किसानों की फसलें खराब हो रही हैं, ओलों के कारण, आग लगने के कारण किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं, हमारी सरकार को इसके लिए कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, जिससे बेचारे किसानों का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो और वो आत्महत्या करने से बचे। समाज को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए किसानों के प्रति। खेतों में लहलहाता हुआ ये फसल काफी है ये बतलाने के लिए कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है। हमें नहीं मालूम कि हम किस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं, समाज, शिक्षा, सियासत, समरसता पे हमारी नज़र कैसी होती है, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि जितना हो सके, जहां तक हो सके, आपकी बातों को आप तक पहुंचाया जाए। आज हम आपसे ही बात करने आए हैं और उस विषय को छूने आए हैं, उस समुदाय को छूने आए हैं जिसकी पहचान हिंदुस्तान में मुकम्मल तरीके से बुनियादी रूपी प्रतिबिंब बनकर बहुत पहले से आ रही है। बदलते परिवेश में, बदलते वक्त में जिस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, पैमाना हर पल हर क्षण तितर बितर हुआ है, लेकिन किसान रूपी शब्द तब से लेकर आज तक, युगों युगांतर तक हिंदुस्तान की चहुमुखी विरासत के साथ साथ अपना अमिट छाप छोड़े हुए है। आज हम इसी किसान को देखने आए हैं कि इसकी मेहनत कितनी है, कितनी शिद्दत से मेहनत करता है और इसके मेहनत लगन का परिणाम इसे क्या मिलता है। प्रकृति जब इस पे अपना प्रकोप और कहर ढाती है तो किसान इस दर्द के सदमे को कैसे बर्दाश्त कर पाता है। ये जानकर कि यह लहलहाता हुआ फसल जिसे उसने अपने बच्चों के माफिक पाला है, दिन रात खून पसीने मेहनत की कमाई करके इसे खड़ा किया है, और अचानक इस फसल में आग लग जाए या अचानक इस फसल पे भारी बरसात हो जाए, सूखा पड़ जाए, सारे अरमान और सारे उम्मीद उसके धड़े के धड़े रह जाए। सोचिए एक पल के लिए, आपका भी कलेजा धड़केगा और दिमाग नए तरीके से नए सवाल को टटोलने की कोशिश करेगा कि जो संसद और सदन में सियासतदान बैठे हैं, जो इनके दर्द की पैरवी करते हैं, अगर दो पल के लिए वो यहाँ आकर खड़ा हो जाएं और वो लोग इन किसानों की जिंदगी को जिए, तो वो इस दर्द को कैसे झेल पाएंगे। अपने आंखों के सामने सब कुछ बर्बाद होता हुआ देखकर वो अपने आप को कैसे संभाल पाएंगे। आज हम इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हरियाणा में हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के छोटे से गांव में इस फसल को देखने आए हैं। उम्मीद और अरमानों का ये फसल रूपी अंबर देखना बहुत ही दिलकश होगा कि आने वाले वक्त में ये क्या सिला देता है उन लोगों को जिन लोगों ने मेहनत से अपनी खून पसीने को एक करके जिसे सींचा हो। ताऊ राम राम। राम राम भाई। और ताऊ? ठीक है भाई। ठीक हो? हाँ। इस बार कैसी उम्मीद है ताऊ फसल से? फसल में जो लली गड़ गया। अच्छा। हाँ, हल्की होगी। अच्छा, हल्की हो गई। बालना खोदी। अच्छा। हाँ। चलो, फसल तो ऐसे देखने में अच्छा लग रहा था। अच्छा फसल भरे हुए हैं। हाँ। चलो, ये ताऊ कितने एकड़ में था ये फसल? यो तो 7 एकड़ में है। 7 एकड़ में फसल है। हाँ। चलो, क्या उम्मीद है इस बार मार्केट में? क्या अच्छा मार्केट में अच्छा नगद है वो तो। अच्छा। हाँ, ठेका पूरा नहीं होता। ठेका पूरा नहीं होता। हाँ। ताऊ ये बताओ, फिर अगर ये फसल में खबर आ रही है कि आग लग जाते हैं गर्मी के कारण, कहीं बारिश नहीं होता है, फिर क्या नुकसान होता है आप लोगों को? नुकसान तो सारा हो जाएगा, एकदम सड़ गया सारी, लसुआ हो जाएगा, फिर क्या बनेगा? तो जो नुकसान किसको, मालिक को होगा? मालिक को होगा और नहीं किसी को होता। अच्छा। और जिसने ठेका ले रखा है उसका क्या? ठेका हो तो अपनी जेब में पाका नोट और साफ गया। अच्छा। जो 6 महीने की कमाई है या है? और सरकार कुछ कर रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं करती सरकार। ये अखबार में तो बड़े बड़े इश्तिहार से आते हैं। बड़े आए करांजी के हवा बड़ी बड़ी मुर्गियां ले जा, ठाकर ले चल भाई चल। कुछ नहीं। तो अच्छा, लोग आते हैं आपसे मिलने के लिए? बड़े बड़े सरकारी आदमी जो है वो आते हैं? कोई नहीं आंदा यहाँ। कोई नहीं आंदा। बहुत बड़ी भाग्य की विडंबना है। है ना ताऊ? चलो, ख्याल ये आता है कि फसल घर में कल हमारे तक जरूर पहुंचेगी। दुआ करिए कि हमारा पेट भर दे और ये लोग भी भूखे न सोएं। एक दिन धूप में हम क्या निकले, हम तो थक गए। थोड़ा आप अंदाजा लगाइए कि जो लोग न जाने कितने दिनों से सुबह से लेकर शाम तक लगे हुए हैं, ये तिरपिड़ाती हुई धूप में, मचलती हुई धूप में उन पे क्या गुजर रही होगी।
और जब अचानक उन्हें पता चले कि उनके फसल में आग लग गई है या बारिश नहीं हुई है, सूखा पड़ रहा है, तो फिर उन पे क्या गुजरेगा। बहुत मेहनत से पाला हूँ तुम्हें। वो किसान इसे देखकर ज़रूर कहते होंगे कि बहुत मेहनत से पाला हूँ तुम्हें, धोखा मत दे देना, तुमसे बहुत उम्मीदें लगी हैं, धोखा मत दे देना। आइए चलते हैं अनाज मंडी और करते हैं वहाँ पे जाकर के लोगों से बात कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और कितनी आसानी से ये हमारे घर में पहुँच रहे हैं। फिर आपको क्या लगता है कि अब हरियाणा में ठेका ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है या फिर ठेका अब नहीं मिल रहा है? ये ठेका तो बढ़ ही रहा है जी, ठेका नहीं रुक रहा, ठेका तो बढ़ ही रहा है। ठेका बढ़ ही रहा है, ठेका नहीं रुक रहा है। ठेका तो इसका प्राइस बढ़ना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। अच्छा, क्या प्राइस बढ़नी चाहिए? हाँ, गेहूँ का जो वेट है ना, हाँ हाँ, वेट का रेट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर गेहूं का रेट बढ़ाओगे तो फिर आम जनता पर भी सरकार रेट बढ़ा देगी, तो फिर महंगाई बढ़ जाएगी। जिम्मेदार को तो कुछ नहीं मिलता, जिम्मेदार को भी तो कुछ चाहिए जो सारा दिन मेहनत करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार कुछ ऐसा सब्सिडी नहीं दे रहा है? सब्सिडी दे इतना तो अखबार में वो ऐलान करता है सरकार, जैसे बड़े ये बड़े अक्षरों 2 में। रुपये देता है क्यों, हाँ जी। तो कुछ जिम्मेदार को भी सब्सिडी देनी चाहिए। जो मेहनत करता है, जो फ्री बैठ के खाता है, उसको तो 2 रुपये क्यों मिलता है। जो सारा दिन मेहनत करता है उसको कुछ भी नहीं बचता, उसको खाने के लिए रात को एक टाइम भूखे रह के सोना पड़ता है। हमने किसानों के ऊपर, किसानों की व्याख्या की दुखते रथ पे हाथ क्या रख दिया। इनके तो पुराने जख्मों को करार आ गए। हम निकले थे ये पता करने के लिए कि फसल में आग लग जाती है, बारिश हो जाती है, ओला पड़ जाता है तो इनके ऊपर क्या गुजरता है। यहाँ आकर सुनने को मिला कि 75% कम से कम आपके फसल बर्बाद होनी चाहिए, तभी सरकार मानेगी कि आपका फसल बर्बाद हुआ है। 48 घंटे के अंदर आपको सरकार को सूचित करना चाहिए कि जी ओला पड़ा है हमारे फसल पे, हमारा फसल बर्बाद हो चुका है, और फसल अपना असली रंग ओला पड़ने के 5 दिन के बाद दिखाती है। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या ये जो किसान है ये जादूगर है, क्या ये भविष्य वक्ता है, या क्या इनको अंदाजा है कि आज ओला पड़ा है और 5 दिन के बाद हमारा फसल खराब होगा, तो चलो चल के सरकार को सूचित कर दिया जाए। खुद के बनाए हुए नियम कानून कायदे कहाँ तक सीमित हैं, और किसी हद तक कहीं ऐसा ना हो कि धड़े के धड़े रह जाएं, या कहीं हद तक ऐसा ना हो कि इतनी तेजी के साथ इन लोगों पे लागू किया जाए कि लोग इसके अंदर जकड़ जाएं, और ये लोग की जो उम्मीद और जो सपने हैं वो धराशायी हो जाएं, या इनके सपने ही रह जाएं। प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो इन लोगों के ऊपर क्या गुजरता है, कितने संवेदनाओं के साथ। आपको क्या लगता है कि हमारे समाज का कोई वर्ग आकर के इनके साथ इनके दुख में शरीक होता है? कोई नहीं होता, इस कोई नहीं होता। 6 महीने की जो फसल होती है वो सारी मेहनत लगी होती है उसी पे, और उसी के ऊपर सारा खर्चा चलता है, और उसमें से जब जल जाए तो उसको मिलता कुछ नहीं। अच्छा, एक गवर्नमेंट बात की तरफ से मुआवजा भी 1000 रुपये, 2000 रुपये है। 1000-2000 रुपये। अच्छा, एक बात और साफ साफ सुनने को आ रहा है कि जो लोग ठेकेदार होते हैं और वो जमीन के मालिक को दे देते हैं 40,000 रुपये या 45,000 रुपये, वो तो वो पैसे लेके रख लेते हैं, है ना। और अगर फसल आप लोगों का नुकसान हो जाए या फसल बर्बाद हो जाए तो फिर आप लोगों के ऊपर क्या गुजरता है? पैसे आपको उनको देना होता है, फसल नुकसान हो या बर्बाद हो? वो तो अपने लेके साल पहले ही उसके तो नगद मई के अंदर पैसे दे देते हैं, उसके बाद ही खेत वो एडवांस में ले जाते हैं। एडवांस में कोई बार कई अच्छे है वो तो दे देते हैं, और कहीं नहीं देते, कहीं नहीं देते। था बताओ, आपके लिए 40 किले जमीन रहा, आप अपने बेटे ने कहोगे खेती करने के लिए या फिर पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करने के लिए? हम आप ही बस पूरे पढ़ रहे हैं, बस नहीं फिर तो 40 किले जमीन रहा। 8 दिन कर्जाई हो रहे हम तो साल में दे का भी, फिर भी 8 को देनदार है। मेहनत नहीं है इसमें, क्योंकि अब 20 क्विंटल की मान के चलो एवरेज है नहीं, एवरेज इतनी नहीं है, 32,000 रुपये पड़ती है एक तरह से लगा के चलो, जिसके अंदर DAP का कट्टा 1100 रुपये का, पोटास का कट्टा 550 रुपये का जी, 3 कट्टे यूरिया जो लगभग 1000 रुपये के जी स्प्रे, और जो स्प्रे हैं जो मनुष्य ये करने पड़ते हैं, क्योंकि इस टाइम जो मार्केट के अंदर जो दवाइयाँ हैं ना, दवाइयों के अंदर सबसे ज्यादा चोर बाजारी चल रही है इस टाइम, नकली है, सब नकली दवाइयाँ नकली आ रही है। दवाइयाँ मैक्सिमम जो मंडियों में जो बिक रहा है माल जितना है सब नहीं तो सरकार आप लोगों को भत्ता तो दे रहा है, सब यूरिया है, दवा है, खाद है, इसमें सब्सिडी दे रहा है सरकार सब्सिडी आपको। तो केवल एक यूरिया के अंदर दे रहे हैं, DAP के अंदर भी वो सब्सिडी नहीं रही है, और सरकार जो है वो ट्यूबवेल दे रहा है पटाई सिंचाई करने के लिए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं कहने के लिए, ये सब बातें कहने के लिए, कहने के लिए सब तो सब बयानबाजी है, कुछ नहीं है।
सरकार के जो बड़े बड़े फैसले हैं वो कागज के पन्नों पे शायद काफी अच्छे तरीके से जचते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि ये सही है या वो ज्यादा सही है इनसे। अब इन दोनों में कौन सही है और किसके बातों में कितना दम है, ये आपसे बेहतर कौन जानता है। और सरकार इनके लिए क्या कर रही है और क्या होनी चाहिए थी, ये इनसे बेहतर कौन जानता है। खैर, आप लोगों ने वक्त निकाला, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। उम्मीद करेंगे कि जो लोग देख रहे हो इस प्रोग्राम को देखने के बाद कुछ संवेदनाएं उनके भीतर जागे और आप किसानों को उस नज़र से थोड़ा सा एक बार देखें जिस नज़र के वो हकदार हैं। खैर, आप अंदाजा लगा लीजिए कि हरियाणा और पंजाब ये दो ऐसे राज्य हैं उत्तर भारत के जो इतना विकसित हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात इनका शैक्षणिक स्तर कह रहा है कि यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा शिक्षित हैं बिहार और यूपी के तुलना में। तो अब आप सोचिए कि अगर हरियाणा और पंजाब में किसान ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, इनके फसल के साथ ये हो रहा है, तो यूपी और बिहार का आलम क्या होगा। वो राज्य, वो समाज और वहाँ के किसान और वहाँ के फसल कितनी तेजी से प्रगति की ओर जा रहे होंगे, इसका अंदाजा आप खुद लगाइए। ये लोग कह रहे हैं कि 40 किले जमीन होने के बाद भी हम अपने बच्चों को नहीं कहेंगे कि कल तुम खेती करो। तो अगर ये लोग ऐसी बात अभी से सोच रहे हैं तो ये लोग सिर्फ एक वर्ग नहीं है, ये लोग एक समुदाय है जो पूरे हिंदुस्तान को चला रहा है। और हिंदुस्तान का 70% जो हमारे फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं, और अगर 70% लोग जो फार्मिंग डिपेंड करते हैं और ये फार्मर का ऐसा विचार है, तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे प्रकृति, शिक्षा, समाज, सियासत, समरसता, जो मैंने शुरू में तथाकथित बातें कही थी, वो कैसे त्रिकोणात्मक संघर्ष लेकर के जुड़ रही है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में एक नए विषय को लेकर के आपके बीच में आए और ऐसे ही समाज के ज्वलनशील मुद्दे को छुआ जाए। मैं कैमरामैन नवीन के साथ मनीष कुमार, IMCMT न्यूज़। देखते रहिए हमें। धन्यवाद।